हेलो एवरीवन, मैं गणेश आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल लर्न विद गणेश में। गाइस, हम कर रहे थे 11th क्लास की हिस्ट्री और ये जो है हम तीसरा चैप्टर कर रहे थे, जिसका आज मैं 4th पार्ट आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। इससे पहले 3 पार्ट अपलोड कर दिए गए। आप लोगों ने अगर उसको नहीं देखा है तो उसको जाकर जरूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए आज हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, सबसे पहले आज हम बात करेंगे कि रोमन साम्राज्य में श्रमिकों के ऊपर नियंत्रण किस प्रकार से रखा जाता था या फिर श्रमिकों की स्थिति कैसी थी, ठीक है। तो बात करते हैं रोमन साम्राज्य का जो क्षेत्र था भूमध्य सागर के आसपास का और निकटवर्ती पूर्व। निकटवर्ती पूर्व किसे कहा जाता है, अगर आपको नहीं पता है तो आप सेकंड वीडियो इसका देखिएगा, उसमें मैंने आपको डिटेल में बताया। तो भूमध्य सागर और निकटवर्ती पूर्व दोनों जो क्षेत्र थे, इन दोनों ही क्षेत्रों में दासता यानी दास प्रथा जो थी वहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में मौजूद थी, ठीक है। इटली में 75 लाख की आबादी थी और उस 75 लाख की आबादी में 30 लाख के आसपास में दास थे, ठीक है। परंतु ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि पूरे रोमन साम्राज्य में ही दास प्रथा इतनी ज्यादा मात्रा में व्यापक थी। नहीं, केवल और केवल इटली का जो क्षेत्र था, हालांकि दास प्रथा रोमन साम्राज्य में था लेकिन इतने ज्यादा स्तर पर नहीं था जितने ज्यादा स्तर पर इटली में था। इटली में 75 लाख की जनसंख्या थी और उस 75 लाख में से 30 लाख जो थे दास थे। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दास प्रथा रोमन साम्राज्य का जो एक पार्ट था इटली, वहां पर किस हद तक मौजूद थी, ठीक है। तो इटली में 75 लाख की जनसंख्या में 30 लाख दास थे, किंतु पूरे रोमन साम्राज्य में ऐसी स्थिति नहीं थी। एक तरफ जहां उच्च वर्ग दासों के प्रति क्रूरतापूर्ण व्यवहार करते थे, जो धनी वर्ग था वो दासों के प्रति जो है अच्छा बर्ताव नहीं करते थे, क्रूरतापूर्ण बर्ताव करते थे। वहीं जो साधारण लोग थे वो दासों के प्रति सहानुभूति रखते थे, उनका व्यवहार जो है दासों के प्रति अच्छा हुआ करता था, ठीक है। जब पहली शताब्दी में शांति स्थापित थी, यानी कि आपको पता होगा तीसरी शताब्दी का संकट, तो पहली शताब्दी में जब शांति का काल था और युद्ध वगैरह नहीं हो रहे थे, तो उस टाइम पर दासों की जो कमी थी वो होने लगी थी। तो दास श्रम का उपयोग करने वालों ने क्या करा कि दास प्रजनन का उपयोग किया और वेतन भोगी मजदूर जैसे विकल्पों का सहारा लिया। यानी कि जब पहली शताब्दी के आसपास में युद्ध नहीं हो रहे थे और शांति की स्थिति बनी हुई थी रोमन साम्राज्य में, तो ऐसे में दासों की संख्या जो है, क्योंकि युद्ध होता था तो युद्ध में हारे हुए लोगों को पकड़कर दास बना लिया जाता था। तो चूंकि युद्ध तो हो नहीं रहा था, तो ऐसे में दास जो है वो कम मात्रा में थे। तो इस वजह से जो दासों का जो उपयोग करने वाले थे बड़े बड़े घराने के लोग, वो क्या करते थे कि दास प्रजनन को उन्होंने बढ़ावा देना शुरू किया और इसके साथ साथ वेतन भोगी जो मजदूर थे उनका सहारा लेना शुरू किया अपने कामों को करवाने के लिए। अब दास प्रजनन क्या होता है, तो दास प्रजनन का मतलब होता है कि दासियों को पुरुषों के साथ, मर्दों के साथ प्रजनन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था, ताकि उनके बच्चे जो हैं आगे चलकर दास बन सके। तो ये था दास प्रजनन। इसके अलावा अगर हम बात करें वेतन भोगी मजदूर, तो वेतन भोगी मजदूर का मतलब है कि ऐसे मजदूर जो पैसे लेकर काम करते थे, वो दास नहीं होते थे बल्कि पैसे लेकर जितने टाइम के लिए उनको काम करना था उतने टाइम के लिए उनको पैसे दिया जाता था। तो जो लोग थे जिनको काम करवाना था, उन लोगों को क्योंकि दास रखने में ज्यादा खर्चा आ रहा था, इस वजह से उन्होंने दास प्रजनन को बढ़ावा दिया। और इसके अलावा सबसे ज्यादा जो इन्होंने जोर दिया वो दिया वेतन भोगी मजदूरों पर, और उन्होंने जो भी काम करवाना होता था, घरेलू काम हो या कृषि का काम हो, उन सभी कार्यों को करवाने के लिए वेतन भोगी मजदूरों का सहारा लेना शुरू कर दिया। ऐसा क्यों किया इन्होंने, तो इसके पीछे भी रीजन था, क्योंकि वेतन भोगी मजदूर जो थे वो सस्ते होते थे, साथ ही साथ उन्हें आसानी से छोड़ा जा सकता था या उन्हें आसानी से रखा जा सकता था। लेकिन अगर जो दास होता था तो दासों को रखने में खर्चा ज्यादा आता था। कैसे, तो चूंकि दास होता था तो उनके रहन सहन, उनके खान पान, पूरे साल भर का ध्यान जो है मालिक को रखना पड़ता था दासों का, ठीक है। और इसके विपरीत जो वेतन भोगी मजदूर होते थे उनको जितने टाइम के लिए काम पर रखा जाता था केवल उतने टाइम की मजदूरी देनी होती थी, और उसके बाद में जब काम खत्म होता था तो उनको निकाला जा सकता था। तो खर्चीला कम हो गया था वेतन भोगी मजदूर, और जो दास होते थे वो बहुत ज्यादा
महंगे पड़ रहे थे, इसी वजह से वेतनभोगी मजदूरों का उपयोग किया जाने लग गया था। ठीक है, वेतनभोगी मजदूर सस्ते होते थे, साथ ही साथ उसे आसानी से छोड़ा जा सकता था और रखा जा सकता था। रोम में सरकारी निर्माण कार्यों में मुक्त श्रमिक वो होते थे जिनको मालिक द्वारा, ऐसे दास जिनको मालिक द्वारा छोड़ दिया गया था, उन्हें मुक्त श्रमिक बोला जाता था। तो रोम में सरकारी निर्माण कार्यों में मुक्त श्रमिक या वेतनभोगी मजदूरों का उपयोग ज्यादा होता था, क्योंकि दासों की अपेक्षा कम खर्चीले ये होते थे। ठीक है, रोमन साम्राज्य में जो है कि कृषि विषयक जो लेखक थे, उन्होंने श्रम प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया। रोमन साम्राज्य में जो कृषि से संबंधित विशेषज्ञ थे, उन्होंने क्या करा कि श्रम प्रबंधन जो है, कामों का प्रबंधन है, उसके ऊपर विशेष ध्यान दिया। और इन्होंने कहा कि अगर कोई भी काम करवाना है तो इसके लिए उनके ऊपर देख रेख की जरूरत पड़ती है। बिना देखभाल के, बिना देख रेख के कोई भी काम अच्छे ढंग से नहीं करवाया जा सकता है। ठीक है, तो ऐसे में एक लेखक आते हैं जिनका नाम था कोलुमेला। क्या नाम है? कोलुमेला। मैं यहां लिख देता हूं, अगर वहां नहीं दिख रहा तो। कोलुमेला। तो ये जो थे, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने निरीक्षण और देखभाल, इन जैसे जो जितने भी प्रबंधन का काम करने वाले थे, उन लोगों का मानना था कि निरीक्षण और देखभाल के बिना कोई भी काम ठीक ढंग से नहीं करवाया जा सकता है। इसलिए श्रमिकों और दासों दोनों प्रकार के मजदूरों पर नजर रखी जानी चाहिए, तभी जो है काम अच्छी तरीके से करवाया जा सकता है। ठीक है, तो ये तो था कि वहां पर श्रमिकों की स्थिति जो है वो कैसी थी और दास व्यवस्था जो था वो किस हद तक मौजूद था रोमन साम्राज्य में। अब बात आती है कि रोमन साम्राज्य में श्रमिकों पर नियंत्रण किस प्रकार से रखा जाता था, यानी कि कौन कौन से ऐसे तरीके थे जिसके माध्यम से श्रमिकों पर नियंत्रण रखा जाता था। तो पहला जो तरीका अपनाया जाता था निरीक्षण का, यानी कि इन लोगों को छोटे छोटे समूहों में बांट दिया जाता था और छोटे छोटे समूहों में बांटकर जो है इनके कामों की देख रेख की जाती थी। जो अभी मैंने नाम बताया, इनका नाम था कोलुमेला। इनका मानना था, इन्होंने एक 10-10 लोगों का एक समूह बनाया और इनका मानना था कि जब छोटा ग्रुप होता है तो छोटे ग्रुप में जो भी काम कर रहे हैं उनके काम का पता चलता है और जो काम चोरी कर रहा है उनकी काम चोरी का भी पता आसानी से लग सकता है। तो इन्होंने निरीक्षण की विधि अपनाकर जो है श्रमिकों के ऊपर नियंत्रण रखा। साथ ही साथ श्रमिकों को समूहों में रखना शुरू कर दिया इन्होंने, कि छोटे छोटे समूहों में बांट दिया जाए ताकि काम जो है आसानी से हो सके और इनके ऊपर अच्छे से निगरानी रखी जा सके। साथ ही साथ कई जगह फैक्ट्रियां जो थी, उन फैक्ट्रियों में, उद्योगों में जो है मजदूरों को जंजीरों में डालकर रखा जाता था, यानी जंजीरों से बांध कर रखा जाता था। साथ ही साथ दाग कर उनके ऊपर निशान लगाया जाता था। क्या होता था कि और दागा क्यों जाता था, श्रमिकों को क्या करा जाता था कई मिलों में, कई फैक्ट्रियों में, कि जितने भी श्रमिक होते थे उनके ऊपर कोई मुहर या कोई निशान लगा दिया जाता था दाग कर। और ऐसा इसलिए किया जाता था ताकि अगर वो मजदूर भागे तो उनकी पहचान आसानी से की जा सके। ठीक है, तो इसलिए एक ये भी तरीका था कि दाग कर उनके ऊपर निशान लगा दिया जाता था। एक और जो तरीका था श्रमिकों के ऊपर नियंत्रण रखने का था, वो क्या था, ऋण संविदा। यानी कि जितने भी मिल मालिक होते थे या फिर उद्योगपति होते थे, वो मजदूरों के साथ एक समझौता करते थे, एक पेपर पे साइन करवाते थे और इसके बाद वो जो मजदूर होता था वो उस काम को छोड़ के या उस मालिक को छोड़ के तब तक नहीं जा सकता जब तक उसका जो ये कॉन्ट्रैक्ट एक तरीके से जो है वो पूरा ना हो जाए। ठीक है, तो ये विभिन्न तरीके थे जिसके माध्यम से श्रमिकों पर नियंत्रण रखा जाता था। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आ चुका होगा कि नियंत्रण किस प्रकार से रखा जाता था श्रमिकों के ऊपर। आगे हम बात करते हैं सामाजिक श्रेणियों की, कि रोमन साम्राज्य में सामाजिक श्रेणियां थी वो किस प्रकार से थी और कौन कौन सी श्रेणी जो समाज में मौजूद थी। तो यहाँ पर 4 मुख्य श्रेणियां जो है वो देखने को मिलती है। पहली श्रेणी जो थी वो सेनेटरों की थी। सेनेटर, जो मैंने सेनेट बताया था, आपने अगर वीडियो नहीं देखा तो देखिए उसको जाके। ठीक है, तो सेनेटर की एक श्रेणी थी, दूसरा जो था अश्वरोही, तीसरा फूहड़ और चौथा दास। ये 4 मुख्य श्रेणियां जो थी वो रोमन साम्राज्य में मौजूद थी। सेनेटर में कौन कौन लोग आते थे, तो इसमें उच्च वर्ग के लोग,
वो शामिल थे। जनता का सामान्य वर्ग, ऐसे वर्ग जो जनता की नज़रों में बहुत ही उच्च था, सामान्य था। तीसरी शताब्दी तक अगर हम देखें तो जो सेनेटर थे उनकी संख्या लगभग 1,000 के आसपास में थी, और इन सेनेटरों में अधिकतर जो है इतालवी परिवार के सदस्य शामिल थे। तो सेनेटर में कौन कौन से थे? उच्च वर्ग के लोग थे, जिसको हम अभिजात वर्ग के नाम से भी जानते हैं। जनता का सामान्य वर्ग था, और अगर हम देखें तीसरी शताब्दी तक तो 1,000 के आसपास सेनेटर थे, जिसमें अधिकतर सेनेटर जो थे इतालवी परिवार से संबंधित थे। वहीं अगर अश्वरोही की बात करें तो अश्वरोही कौन थे? तो ये नाइट होते थे। नाइट का मतलब सेना से होता है। आप जो है छठा चैप्टर जब देखोगे 3 वर्ग, उस चैप्टर में आपको पढ़ने को मिलेगा कि नाइट क्या है। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा चर्चा किया गया है, डिटेल में चर्चा हम 6 चैप्टर में करेंगे। तो अश्वरोही का मतलब होता है नाइट, यानी कि सेना, और इसमें घुड़सवार भी शामिल थे। ये भी जो है सेनेटर की तरह ऊंचे वर्ग के लोग थे, लेकिन इसमें जो अश्वरोही में जो है ज्यादातर धनी वर्ग, व्यापारी वर्ग और साहूकार और जमींदार वगैरह जो है वो शामिल होते थे। ठीक है, वहीं अगर हम फूहड़ की बात करें तो ये जो 2 वर्ग था, ये 4वीं शताब्दी तक दोनों मिलकर एक वर्ग बन जाता है, जिसका नाम है अभिजात वर्ग, और इन दोनों को अभिजात वर्ग के नाम से जाना जाता है। अभिजात वर्ग का मतलब होता है ऊंचा वर्ग, या फिर ऐसा वर्ग जिनके पास सारी सुविधाएं उपलब्ध हो। ठीक है, तो अभिजात वर्ग यानी कि सेनेटर और अश्वरोही जो था, ये 2 ऐसी श्रेणियां थी समाज में, रोमन साम्राज्य में, जो अभिजात वर्गों की थी, यानी ऊंची क्लास की थी। वहीं फूहड़ और दास, ये 2 ऐसी श्रेणियां थी जो निम्न वर्ग की थी, जो गरीब लोगों की थी। इसमें कौन आता था? निम्न वर्ग के लोग आते थे। थिएटर में, सर्कस में तमाशा दिखाने वाले लोग इसमें शामिल थे। साथ ही साथ में जो श्रमिक थे, जो मजदूर थे, वो भी फूहड़ में शामिल थे। वहीं अगर दास की बात करें तो इसमें गुलाम और श्रमिक लोगों को शामिल किया जाता था। ठीक है, तो अगर हम बात करें रोमन साम्राज्य में श्रमिक श्रेणियों की, तो इसमें जो है 4 श्रेणियां मौजूद थी: सेनेटर, अश्वरोही, फूहड़ और दास। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो चुका होगा। आगे हम बढ़ते हैं। अब परवर्ती साम्राज्य में प्रथम 3 शताब्दी से प्रचलित चांदी आधारित मौद्रिक प्रणाली समाप्त हो गई थी। हाँ, मैंने आपको अगर देखा होगा तो मैंने इसमें बताया था कि रोमन साम्राज्य के 2 चरण थे। रोमन साम्राज्य को 2 चरणों में बांटा जा सकता था। एक तो था पूर्ववर्ती चरण और दूसरा परवर्ती चरण। तो पूर्ववर्ती चरण की स्थितियों के बारे में हमने देखा है। इसमें जो है अब जो आपका पार्ट है उसमें हम परवर्ती चरण के बारे में देखेंगे कि परवर्ती काल में रोमन साम्राज्य में क्या क्या घटनाएं घटित हुई है। अब पूर्ववर्ती काल क्या था? तो पूर्ववर्ती काल उस काल को माना जाता था जो 3री शताब्दी से पहले का काल था। रोमन साम्राज्य के 3री शताब्दी से पहले के काल को पूर्ववर्ती काल माना जाता था। वहीं 3री शताब्दी के बाद के काल को परवर्ती काल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो परवर्ती साम्राज्य में प्रथम 3 शताब्दियों से प्रचलित चांदी आधारित मौद्रिक जो प्रणाली थी, जो पहले चांदी के सिक्के चलाए जाते थे, वो बंद कर दिया गया। बंद क्यों कर दिया गया? क्योंकि स्पेन की खान जो थी, जहां से चांदी प्राप्त होता था, वहां से चांदी मिलना बंद हो गया था। चांदी कहां से मिलता था? स्पेन की खान से, लेकिन स्पेन की खान से चांदी मिलना बंद हो गया था। साथ ही साथ जो है सरकार के पास जो चांदी का जो भंडार था वो भी बिल्कुल समाप्त हो गया था। तो ऐसे में जब चांदी का भंडार नहीं था, स्पेन की खान से चांदी मिल नहीं रही थी, तो चांदी के सिक्के बनाना बहुत ही मुश्किल हो गया था। इसी वजह से चांदी के सिक्के का प्रचलन खत्म कर दिया गया। और इसके बाद एक शासक आते हैं जिनका नाम था कॉन्स्टेंटाइन। क्या नाम था? कॉन्स्टेंटाइन। इन्होंने जो है, यहाँ पर आप ये देखिए, कॉन्स्टेंटाइन ने क्या करा कि एक नई मौद्रिक प्रणाली शुरू करी। नई मौद्रिक प्रणाली के तहत इन्होंने क्या करा? सोने के सिक्के जो है, सोने पर आधारित नई मौद्रिक प्रणाली की शुरुआत करी और सोने के सिक्के का प्रचलन इन्होंने शुरू कर दिया। चांदी के सिक्के पहले बनते थे, चूंकि चांदी की आपूर्ति जो है वो कम होने लगी थी, चांदी की मात्रा कम हो गई थी और चांदी मिल नहीं रहा था। इसी वजह से कॉन्स्टेंटाइन ने सोने के सिक्के का प्रचलन शुरू कर दिया। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और अभी तक जितना भी मैंने पढ़ाया आपको ये बिल्कुल समझ में आया होगा।
तो चलिए इसका जो बहुत थोड़ा बहुत जो पार्ट बचा हुआ है, जो भी चीज़ें रह गई हैं, उसको हम नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। तब तक के लिए बाय।